नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण में हिंदी भाषा की उत्पत्ति, सामान्य परिचय एवं वर्ण विचार से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी पे डिस्कशन करेंगे। सभी भर्ती परीक्षाओं हेतु उपयोगी वीडियो है, सो बड़े मनोयोग पूर्वक लास्ट तक देखना। पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना। पहला है, हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? फारसी, पारसी, ईरानी या उपर्युक्त सभी? हिंदी भाषा इन सभी भाषाओं का शब्द है। ठीक है। हिंदी शब्द सिंधु नदी के नाम पर पड़ा है जिसे ईरानियों ने दिया है। ईरान में फारसी भाषा बोली जाती है जिसे पारसी भाषा भी कहते हैं। तो इस प्रकार हिंदी शब्द फारसी, पारसी और ईरानी भाषा का शब्द है। सो राइट होगा ऑप्शन डी। लौकिक संस्कृत का समय माना जाता है। लौकिक संस्कृत का समय 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। हम सभी को विदित है कि सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत। संस्कृत को दो भागों में बांटा गया है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का समय माना गया है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, तथा लौकिक संस्कृत का समय माना गया है 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। सो राइट होगा ऑप्शन सी। हिंदी भाषा का मानक समय है, मानक समय हिंदी भाषा का 1100 ईस्वी है। ठीक है। हिंदी का समय 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक माना जाता है, लेकिन हिंदी का मानक समय 1100 ईस्वी माना गया है। सो राइट ऑप्शन सी होगा। चौथा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है पाली से, प्राकृत से, अपभ्रंश से या शौर सेनी अपभ्रंश से? हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है शौर सेनी अपभ्रंश से। पांचवां है, हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है 14 अगस्त, 14 सितंबर, 5 नवंबर या 10 मार्च को? तो 14 सितंबर। हिंदी भाषा दिवस 14 सितंबर 1949 से प्रारंभ हुआ, इसलिए इसे 14 सितंबर को मनाया जाता है। छठा है, हिंदी के राजभाषा होने से संबंधित उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? संविधान के कौन से भाग में किया गया है हिंदी के राजभाषा होने से संबंधित उल्लेख? तो भाग 17 में। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 में हिंदी के राजभाषा होने से संबंधित उल्लेख किया गया है। भाषा के कुल माध्यम कितने होते हैं? भाषा के कुल माध्यम होते हैं 3, बोलना, लिखना और संकेत। ठीक है, 3 होते हैं, बोलना, लिखना और संकेत। आठवां, हिंदी भाषा के कौशलों का सर्वमान्य क्रम कौन सा है? सर्वमान्य क्रम हिंदी भाषा के कौशलों का सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लेकिन याद रखना है, पूछ लिया जाए, मारिया मांटेसरी के अनुसार हिंदी भाषा के कौशलों का क्रम है सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। ठीक। और सर्वमान्य क्रम जो है ये होगा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। 9वां, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ध्वनि होती है। ठीक है। सीधा पूछ लिया जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो वर्ण होती है। लेकिन मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ध्वनि होती है। 10वां, किसी राज्य के कामकाज की भाषा कहलाती है। किसी राज्य के कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। ठीक है। और संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में हिंदी के राजभाषा होने का उल्लेख किया गया है। राजभाषा किसी राज्य के कामकाज की भाषा होती है। 11वां, एक देश से दूसरे देश के मध्य पत्र व्यवहार हेतु प्रयुक्त भाषा कहलाती है। तो इस प्रकार की भाषा को कहते हैं राजनयिक भाषा। ठीक है, राजनयिक भाषा। एक देश से दूसरे देश के मध्य राजनयिक कार्य हेतु जो पत्र व्यवहार किया जाता है उसे राजनयिक भाषा कहते हैं। व्याकरण का अर्थ होता है, व्याकरण का समझना, पूर्ण ज्ञान, अपूर्ण ज्ञान या भली भांति समझना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्याकरण का ज्ञान अर्थ होता है भली भांति समझना। ठीक है।
व्याकरण शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? तो वी और आ दो उपसर्ग और करण, ठीक है, से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है भली भांति समझना। वी धन आ धन करण, व्याकरण, जिसका अर्थ क्या होता है? भली भांति समझना। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी होती है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है वर्ण। मूल रूप से वर्णों को कितने भागों में बांटा जाता है? वर्णों को मूल रूप से दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन, ठीक। मुख के द्वारा उच्चारित वह ध्वनि जिसका नाश नहीं हो क्या कहलाती है? वर्ण, ध्वनि, अक्षर या शब्द। मुख के द्वारा जिसका नाश न हो, मुख के द्वारा उच्चारित वह ध्वनि जिसका नाश नहीं हो अक्षर कहलाती है, ठीक है, अक्षर। 16वां, घर परिवार या समाज में बोले जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? घर परिवार या समाज में बोले जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है, ठीक है। बच्चा सबसे पहले माता की बोली सीखता है और घर परिवार या समाज में मातृभाषा ही बोली जाती है। 17वां, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? अर्थ के आधार पे, तो अर्थ के आधार पे शब्द होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, एक बार गौर से देखना है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है शब्द, क्योंकि अकेले वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कौन सी होती है? शब्द होती है। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है, ठीक है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, वर्णों का सार्थक समूह है, सार्थक समूह शब्द कहलाता है, लेकिन व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। और वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। 19वां, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वाक्य होती है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। मौखिक रूप से ध्वनि और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द तथा भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वाक्य होती है। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना है। 19वां, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं परंतु पूरे अर्थ का बोध नहीं होता तो कहलाता है शब्द, पद, वाक्य या वाक्यांश। दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं परंतु पूरे अर्थ का बोध नहीं होता तो वे क्या कहलाते हैं? वाक्यांश कहलाते हैं, ठीक है। जब दो या दो से अधिक शब्द मिले और पूरे अर्थ का बोध कराएं तो वाक्य कहलाएंगे, पूरे अर्थ का बोध अगर कराएंगे तो। लेकिन पूरे अर्थ का बोध अगर नहीं कराएंगे तो वो वाक्यांश कहलाएंगे। 21वां, विजय पुस्तक पढ़ता है रेखांकित शब्द है। विजय पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पे रेखांकित है विजय, ठीक है। विजय यहाँ पे रेखा नहीं लगी है, रेखांकित शब्द है। पद, शब्द, शब्दांश या वाक्यांश, तो पद है, ठीक है, पद है। क्यों है? जब किसी शब्द को अकेला प्रयोग किया जाता है तो वह होता है क्या? शब्द। लेकिन जब उसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद कहलाता है। और यह वाक्य है विजय पुस्तक पढ़ता है, इसमें विजय जो है रेखांकित है, ये क्या है? पद है, क्योंकि वाक्य में प्रयोग किया गया शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है, ठीक है। जब शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद कहलाता है।
22वां, व्यंजन के नीचे जो तिरछी रेखा खींची जाती है उसे क्या कहते हैं? जो व्यंजन के नीचे तिरछी इस प्रकार से रेखा खींची जाती है उसे क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। ठीक है, हलंत। प्रत्येक व्यंजन वर्ण स्वर के सहयोग से बोला जाता है। जब व्यंजनों में से स्वर को अलग कर दिया जाता है तो वह व्यंजन अधूरा हो जाता है। उस अधूरेपन को दर्शाने के लिए व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा खींची जाती है इस प्रकार से। ठीक है, उसे हल या हलंत कहते हैं। सो राइट होगा ऑप्शन सी। 23वां, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां कहलाती हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां क्या कहलाती हैं? स्वर होती हैं। ठीक है, स्वर। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां स्वर कहलाती हैं और स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियां व्यंजन कहलाती हैं। स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियों को व्यंजन कहते हैं। स्वरों की निश्चित संख्या कितनी होती है? स्वरों की निश्चित संख्या, तो हिंदी में स्वरों की निश्चित संख्या होती है 11 और संस्कृत में कितनी होती है? 13 होती है। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हिंदी में 11 होती है। ठीक है 11। मात्राओं की संख्या कितनी होती है? मात्राओं की संख्या होती है कितनी? 10। 10 क्यों होती है? क्योंकि ए जो होता है ए में मात्रा नहीं होती है। बाकी 11 जो स्वर होते हैं ए को छोड़कर 10 स्वरों में मात्राएं होती हैं। सो मात्राओं की संख्या होगी 10। 26वां, किसी अन्य वर्ण के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियां क्या कहलाती हैं? तो हमने जाना किसी अन्य वर्ण के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियों को कहते हैं व्यंजन। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 11 और व्यंजनों की संख्या होती है 33। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हमने पहले ही जान लिया 33 होती है। ठीक है, 33 होती है। 28वां, निम्नलिखित में से अयोगवा वर्ण का उदाहरण है। इनमें से अयोगवा वर्ण का उदाहरण है कौन सा? तो ऑप्शन सी है, प्राय। क्यों है? वे वर्ण जिन्हें न तो स्वरों में गिना जाता है और न ही व्यंजन में बल्कि कुल वर्णों में गिना जाता है, अयोगवा वर्ण कहलाते हैं। सो ऑप्शन सी इज राइट। 29वां, हिंदी वर्णमाला में उच्छिप्त वर्णों को छोड़कर कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? उच्छिप्त वर्ण जो होते हैं, 2 उच्छिप्त वर्ण होते हैं, उनको छोड़कर कुल वर्णमाला वर्णों की संख्या होती है कितनी? 50। क्योंकि हिंदी में 52 वर्ण माने गए हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 33 लेकिन कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। ठीक है, उच्छिप्त वर्ण जो ढ और ढ होते हैं इनको छोड़कर कुल वर्ण कितने बचे? 52 में से ये 2 निकाल देंगे तो 50। तो राइट होगा ऑप्शन डी। ठीक है, कुल वर्ण 52 होते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या अगर पूछ लिया जाए, सिंपल पूछ लिया जाए वर्णों की संख्या कितनी होती है तो होती है 33 और कुल वर्णों की संख्या अगर हमसे पूछे तो कुल वर्णों की संख्या होती है 52 और यहाँ पे पूछा है उच्छिप्त वर्णों को छोड़कर, तो ड और ढ जो उच्छिप्त वर्ण हैं इन दोनों को छोड़कर फिर बचे कुल में से कितने? 50। तो ऑप्शन डी राइट होगा। 30वां, स्वरों को वर्गीकरण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? स्वरों को वर्गीकरण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से 5 भागों में? तो एक तो उच्चारण अवधि के आधार पर, दूसरा ओष्ठाकृति के आधार पर और तीसरा जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर, चौथा मुखाकृति के आधार पर और 5वां नासिका के आधार पर। इस प्रकार स्वरों के वर्गीकरण के आधार पर 5 भागों में स्वरों को बांटा गया है। उच्चारण अवधि के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर और नासिका के आधार पर।
31वां, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? स्वरों को जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, किन किन 3 भागों में? एक तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, तो जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर पूछा है, स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। निम्नलिखित में से मूल स्वर नहीं है, इनमें से मूल स्वर कौन सा नहीं है? तो ए, ई, उ और री, ये 4 मूल स्वर होते हैं, लेकिन बड़ी ई जो है ये मूल स्वर में नहीं होती। ठीक है, वे स्वर जो सभी स्वरों के निर्माण में सहयोगी होते हैं, अर्थात सभी के मूल में रहने वाले स्वर मूल स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये 4 होते हैं मूल स्वर जो सभी स्वरों का निर्माण करते हैं, यानी सभी स्वरों के मूल में रहते हैं। कौन कौन से? ए, छोटी ई, उ और री। ठीक, 33वां, वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है कहलाते हैं। 2 मात्रा का समय लगने वाले स्वरों को क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, इनमें 2 मात्राएं लगती है। निम्नलिखित में से विजातीय स्वर कौन सा है? विजातीय स्वर इनमें से कौन सा है? विजातीय स्वर ए है। ठीक है, वे स्वर विजातीय स्वर का मतलब वे स्वर जो विपरीत जाति के स्वरों से मिलकर बनते हैं विजातीय स्वर कहलाते हैं। और विजातीय स्वर हैं 4, ए, ऐ, ओ और औ। ये 4 स्वर विजातीय स्वर हैं। ठीक है, तो राइट होगा ऑप्शन बी। 35वां, निम्नलिखित में से वर्ताकार स्वर हैं। वर्ताकार स्वर, ठीक है, जिनकी वर्ताकार स्वर कौन सा है इनमें से? तो ऑप्शन सी होगा, ओ। ठीक है, ओ जो है ये वर्ताकार है। वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वर्त के समान गोल हो जाती है वर्ताकार स्वर कहलाते हैं। और वर्ताकार स्वर होते हैं उ, बड़ा उ, ओ और औ। ये 4 स्वर जो हैं ये वर्ताकार होते हैं। 36वां, निम्नलिखित में से पश्च स्वर है। पश्च स्वर यानी वे स्वर जो पश्च स्वर है आ। ठीक है, वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का पिछला भाग सक्रिय रहता है पश्च स्वर कहलाते हैं। और पश्च स्वर कौन कौन से हैं? आ, उ, ओ और औ। ठीक है, ये 5 पश्च स्वर हैं। इनमें जीवा का पिछला भाग सक्रिय रहता है, तो इनमें से राइट होगा ऑप्शन बी। 37वां, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है क्या कहलाते हैं? मुख सबसे कम खुलता है जिनके उच्चारण में, वे कहलाते हैं क्या? संवर्त स्वर। ठीक है, संवर्त स्वर। संवर्त स्वरों के उच्चारण में मुख बंद सा रहता है। ठीक है, अर्थात सबसे कम खुलता है। जैसे ई, बड़ी री, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये 5 स्वर जो हैं ये क्या हैं? संवर्त स्वर हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट है। इसमें इनके उच्चारण में मुख जो है वो सबसे कम खुलता है। ठीक है, यानी बंद सा रहता है। 38वां, निम्नलिखित में से अर्ध संवर्त स्वर है। अर्ध संवर्त स्वर कौन सा है इनमें से? तो उच्चारण में मुख संवर्त स्वरों की तुलना में आधा सा बंद रहता है, तो ऐसा स्वर इनमें से कौन सा है? ए है। ठीक है, अर्ध संवर्त का मतलब वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख संवर्त स्वरों की तुलना में आधा बंद सा रहता है अर्ध संवर्त कहलाते हैं। जैसे ए और ओ। ठीक है, तो राइट होगा ऑप्शन सी। 39वां, निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ण से युक्त शब्द कौन सा है? अनुनासिक वर्ण से युक्त शब्द, तो ऑप्शन बी राइट होगा। वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख्य साथ साथ नासिका का भी प्रयोग किया जाता है अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। अर्थात चंद्र बिंदु युक्त शब्द जो हैं ये अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। सो राइट होगा ऑप्शन बी। 40वां, वे वर्ण जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता वे कहलाते हैं
जिनमें नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता, अनुनासिक, निर्नुनासिक, अनुस्वार या पंचम वर्ण। तो सिंपल सा है, निरअनुनासिक होता है। ठीक है, निरअनुनासिक वे वर्ण जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात सिर्फ मुख से उच्चारित ध्वनियां निर्नुनासिक कहलाती हैं। निर्धन अनुनासिक यानी अनुनासिका का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता। 41वां, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण के भेद होते हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण के भेद होते हैं। कितने? 2। कौन कौन से? अघोष और सघोष या घोष। ठीक है, अघोष और सघोष वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज, नाद, कंपन होता है तो उसे कहते हैं सघोष। ठीक है, और जिनमें गूंज, नाद या कंपन नहीं होता है उसे कहते हैं अघोष। तो 2 भेद हैं वर्ण के। ठीक है, 42वां, वर्गीकरण के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? वर्गीकरण के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं ये 8 भाग? स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिक्य, उच्छिप्त, प्रकंपित, पार्श्विक और संघर्षहीन। इस प्रकार से वर्गीकरण के आधार पर व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है। स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिक्य, उच्छिप्त, प्रकंपित, पार्श्विक और संघर्षहीन। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? स्पर्शी व्यंजनों की, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में विभिन्न उच्चारण अवयवों का स्पर्श किया जाता है, तो इस प्रकार के स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है 16। ठीक है, 16 होती है। और स्पर्शी व्यंजन क वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग के प्रारंभिक जो ये चारों वर्ण हैं, तो इनके मतलब अंतिम पंचम वर्ण है, इसको छोड़कर क वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्ण, तो 4 × 4 16 हो गए स्पर्शी वर्ण। ठीक है, 44वां, निम्नलिखित में संघर्षी व्यंजन है। संघर्षी व्यंजन इनमें से कौन सा है? तो संघर्षी है स। ठीक है, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में 2 उच्चारण अव्यय इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है और वायु संघर्ष के साथ बाहर निकलती है, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। और संघर्षी व्यंजन हैं ये 4, स, स, स और स। स और है, ये 4 जो व्यंजन हैं ये संघर्षी व्यंजन होते हैं। 45वां, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में स्पर्श और संघर्ष दोनों करना पड़ता है क्या कहलाते हैं? स्पर्श और संघर्ष दोनों करना पड़ता है, इसे वर्णों को स्पर्श संघर्षी वर्ण कहते हैं। ठीक है, जिनके उच्चारण में स्पर्श और संघर्ष दोनों करना पड़ता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं च, छ, ज और झ। ये 4 वर्ण जो हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं। निम्नलिखित में से ताड़नजात वर्ण से युक्त शब्द कौन सा है? ताड़नजात वर्ण से युक्त शब्द इनमें से कौन सा है? तो घड़ी है। ठीक है, घड़ी वे वर्ण जिनके उच्चारण में जीवा ऐसा महसूस करती है जैसे इन्हें अपनी जाति से निकाल रही हो, ताड़नजात वर्ण कहलाते हैं। इन्हें उच्छिप्त, द्विगुण, द्विपृष्ठ वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, और ये वर्ण होते हैं 2, कौन कौन से? ड और ढ, जिनके नीचे बिंदी लगी होती है। ठीक है, ड नीचे बिंदी इस प्रकार से, और ढ और नीचे ये बिंदी, ये 2 वर्ण जो हैं ये ताड़नजात हैं, तो यहाँ पे घड़ी राइट होगा। 47वां, निम्नलिखित में से लुंठित वर्ण कौन सा है? लुंठित वर्ण इनमें से, तो लुंठित वर्ण है कौन सा? र है। ठीक है, र वे वर्ण जिनके उच्चारण में 2-3 बार कंपन करना पड़ता है लुंठित वर्ण कहलाते हैं।
और इन्हें प्रकंपित वर्ण भी कहते हैं। ठीक, लुंठित वर्ण और प्रकंपित वर्ण दोनों नामों से कहते हैं इन्हें, और इनमें रे आता है। ठीक, 48वां वे वर्ण जिनके उच्चारण में जीवा के आसपास से हवा निकल जाती है क्या कहलाते हैं? जीवा के आसपास से जिनके उच्चारण में हवा निकल जाती है ऐसे वर्णों को कहते हैं पार्श्विक वर्ण। ठीक है, और यानी वे वर्ण जिनके उच्चारण में जीवा मसूड़ों को छूती है और हवा का वेग जीवा के आसपास से निकल जाता है, पार्श्विक वर्ण कहलाते हैं, और पार्श्विक वर्ण है लय। ठीक है, 49वां वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों से मिलता जुलता योग रहता है कहलाते हैं। स्वरों से मिलता जुलता योग रहता है, इस प्रकार के वर्ण कहलाते हैं क्या? संघर्षहीन कहलाते हैं। ठीक है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में जीवा को संघर्ष नहीं करना पड़ता, अर्थात स्वरों से मिलता जुलता योग रहता है, संघर्षहीन वर्ण कहलाते हैं। इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। ठीक है, जो संघर्षहीन वर्ण होते हैं इन्हें अर्धस्वर वर्ण भी कहते हैं, और ये हैं कौन कौन से? ये और वह। 50वां निम्नलिखित में से एक घोष वर्ण नहीं है। इनमें से 3 तो घोष वर्ण हैं। ठीक है, 3 तो अघोष वर्ण है और एक अघोष नहीं है। इसका मतलब घोष वर्ण कौन सा है या अघोष वर्ण कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी होगा राइट। ठीक है, ये अघोष वर्ण नहीं है जो है ये घोष वर्ण है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज, नाद या कंपन नहीं होता अघोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और से अघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है जो है ये अघोष नहीं है, तो क्या है? सघोष वर्ण है। यहाँ पे पूछा है अघोष वर्ण कौन सा नहीं है, तो है जो है ये अघोष नहीं है, ये घोष वर्ण है या सघोष वर्ण है। 51वां जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन अधिक होता है वे क्या कहलाते हैं? तो सिंपल सा है, जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन अधिक होता है वे वर्ण कहलाते हैं घोष या सघोष। ठीक है, जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, और ये, रे, ले, वे तथा है और सभी स्वर, ये क्या हैं? घोष या सघोष हैं। ठीक है, तो राइट होगा ऑप्शन सी। जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन अधिक होता है वह घोष या सघोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा तथा ये, रे, ले, वे और है और सभी स्वर जो हैं ये घोष होते हैं। ठीक, 52वां निम्नलिखित में से अघोष और अलप प्राण कौन सा वर्ण है? अघोष और अलप प्राण, तो यहाँ पे हमारा राइट होगा ऑप्शन डी। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, से ये अघोष होते हैं, तथा पहला, तीसरा और पांचवा तथा ये, रे, ले, वे और सभी स्वर ये होते हैं अलप प्राण। ठीक, तो यहाँ पे हमारा राइट होगा ऑप्शन डी। इम्पोर्टेंट है, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों से ये क्या होते हैं? अघोष होते हैं, और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा और ये, रे, ले, वे और सभी स्वर जो होते हैं ये होते हैं क्या? अलप प्राण। तो यहाँ पे अघोष और अलप प्राण पूछा था, तो ऑप्शन होगा डी राइट है और जय। नेक्स्ट, उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी होती है? उच्चारण स्थानों की संख्या 8 होती है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में उच्चारण स्थानों के भेद 11 हैं। उच्चारण स्थानों के भेद 11 होते हैं, लेकिन उच्चारण स्थानों की संख्या 8 होती है। ठीक है, याद रखना है, उच्चारण स्थानों के भेद तो होते हैं 11 हिंदी वर्णमाला में, और उच्चारण स्थानों की संख्या होती है 8। 53 निम्नलिखित में से तालव्य वर्ण कौन सा नहीं है? इनमें से 3 तो तालव्य हैं, एक तालव्य वर्ण नहीं है, वो कौन सा है? तो सिंपल रे होगा ऑप्शन सी। वे वर्ण जिनके उच्चारण में जीवा तालु को स्पर्श करती है
तालव्य वर्ण कहलाते हैं, जैसे छोटी ई, बड़ी ई और च वर्ग तथा य और स, ये तालव्य वर्ग हैं। और यहाँ पे पूछा है तालव्य वर्ग कौन सा नहीं है, तो र नहीं है। 55 निम्नलिखित में से वर्त्स्य वर्ण नहीं है। वर्त्स्य वर्ण इनमें से कौन सा नहीं है, तो वर्त्स्य का अर्थ होता है मसूड़ा, ठीक। तो वर्त्स्य वर्ण इनमें से स नहीं है, छोटा स जो है ये स नहीं है। वर्त्स्य का अर्थ होता है मसूड़ा। वे वर्ण जिनके उच्चारण में जीवा मसूड़ों को स्पर्श करती है वर्त्स्य वर्ण कहलाते हैं, जैसे र, न, ल, तीसरा स और ज, ये 5 वर्ण जो हैं ये वर्त्स्य वर्ण होते हैं, ठीक। तो यहाँ इनमें से सी जो है ये राइट होगा, स। नेक्स्ट, यदि ऊपर के होंठ को काट दिया जाए तो किस वर्ण के उच्चारण में असुविधा होगी। ऊपर के होंठ को अगर हटा दिया जाए तो कौन से स्वर के उच्चारण में असुविधा होगी, तो बी, बै के, ठीक है। ऊपर का होंठ अगर काट दिया जाए तो बै, यानी यदि ऊपर के होंठ को काट दिया जाए तो ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पै वर्ग के उच्चारण में असुविधा होती है, तथा नीचे के होंठ को अगर काट देंगे तो इनके साथ साथ वै वर्ण जो है इसके उच्चारण में भी असुविधा होती है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर के होंठ को काट दिया जाए यह पूछा है, अगर पूछ लिया जाता नीचे के होंठ को काट दिया जाए तो बै और वै दोनों हो जाते, ठीक। लेकिन हमें यहाँ पे राइट देना है ऑप्शन बी, बै। ऊपर के होंठ को काट दिया जाता है तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पै वर्ग के उच्चारण में असुविधा होती है। 57वां, यदि ड और ढ के नीचे बिंदी लगी हो तो वे शब्द होते हैं मूल भाषा के, प्राकृत भाषा के, अपभ्रंश के या हिंदी के। ड और ढ के अगर नीचे इस तरह से बिंदी अगर लगी हो यहाँ पे इस तरह से, तो ये कौन सी भाषा के शब्द होंगे, तो हिंदी के होंगे, ठीक है, हिंदी भाषा के। यदि ड और ढ के नीचे बिंदी लगी हो तो वे शब्द हिंदी भाषा के होते हैं, और यदि इनके नीचे बिंदी नहीं लगी हो तो ये शब्द तत्सम अथवा विदेशी भाषा के होते हैं, ठीक है। अगर ये इस प्रकार से ड और ढ हैं, बिंदी नहीं है, तो ये शब्द तत्सम है या विदेशी है, और इनके नीचे बिंदी अगर लग जाए इस प्रकार से तो ये हिंदी भाषा के शब्द होंगे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि ड अथवा ढ का प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में हो जाए तो उसका सही रूप क्या होगा। इनमें से ड और ढ का प्रयोग किसी शब्द के अगर प्रारंभ में हो जाए तो सही रूप कौन सा होगा, ये हमें बताना है। तो प्रारंभ में लगने पे बिंदी नहीं लगती है, हिंदी में ड और ढ के बिंदी लगती है, लेकिन किसी शब्द के अगर प्रारंभ में अगर हम इनको जोड़ें तो यहाँ पे बिंदी नहीं लगती है, ठीक है। यदि ड और ढ का प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में हो जाए तो इसके नीचे बिंदी नहीं लगती, जैसे डमरू, ढोलक, ढफली, डोर और डलिया, इनमें नीचे बिंदी नहीं लगती। यानी ड और ढ का प्रयोग किसी शब्द के अगर प्रारंभ में करें तो यहाँ पे बिंदी नहीं लगती है। नेक्स्ट, ड और ढ की पहचान के नियमों के अनुसार कौन सा शब्द अशुद्ध है, ये बताइए। ड और ढ का प्रयोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों में हो जाए तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगती है, ठीक है। और यहाँ पे हमें बताना है कौन सा शब्द शुद्ध है, तो सिंपल है। कौन सा शब्द अशुद्ध है पूछा है तो सी होगा। क्यों होगा, क्योंकि यदि ड और ढ का प्रयोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों में हो जाए तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगती, जैसे रोड, जैसे प्राउड, जैसे साउंड, जैसे ग्राउंड, ये, ठीक है। अंग्रेजी भाषा के शब्दों में प्रयोग होने पे ड और ढ के नीचे बिंदी नहीं लगती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध रूप कौन सा है। ढक्कन, डोर, पांडाल और घड़ा, इनमें से अशुद्ध रूप हमें बताना है, ठीक है। तो घड़ा होगा, घड़ा अशुद्ध है। तद्भव
या हिंदी भाषा के शब्दों में डे और ढे का प्रयोग होने पे इनके नीचे बिंदी लगाई जाती है और यहाँ घड़ा में बिंदी नहीं लगाई हुई है, सो अशुद्ध है। जैसे पापड़, पड़ोस, चिड़िया, घड़ा, बढ़ई इत्यादि, तो यहाँ पे बिंदी घड़ा में नहीं थी, सो यह अशुद्ध है। 61वां, स्वर रहित रे का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? स्वर रहित रे का प्रयोग इनमें से कौन से शब्द में हुआ है? स्वर रहित रे का प्रयोग, तो डी, ऑप्शन डी होगा, पुनर्निर्माण में हुआ है। यदि रे वर्ण अधूरा हो तो वह जहां उच्चारण होता है उससे अगले वर्ण के ऊपर लगता है, जो अधूरेपन का बोध कराता है, जैसे चरम, करम, धर्म, मरम, सरम और पुनर्निर्माण। ठीक है, तो स्वर रहित रे का प्रयोग हुआ है पुनर्निर्माण में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रे से युक्त शब्द नहीं है। इनमें से रे से युक्त शब्द कौन सा नहीं है? घृत, क्रम, श्रम या रहीम। इंपॉर्टेंट है, रे से युक्त शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? घृत नहीं है। ठीक है, घृत जो शब्द है ये यहाँ पे रे से युक्त शब्द नहीं है, क्योंकि घृत में री का प्रयोग हुआ है, री का। ठीक है, बाकी में रे लगा हुआ है, कर्म में रे है, श्रम में रे है और रहीम में रे है। यहाँ पे रे से युक्त शब्द कौन सा नहीं है पूछा था, सो ऑप्शन ए इज राइट। तो धन्यवाद मेरे दोस्तों, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।